हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जोफ्री चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जिनके बारे में हम जो बात करेंगे वो हमारा होगा वन लाइनर फैक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ जोफ्री चौसर एंड ऑल्सो ऑफ हिज लिटरेरी करियर। तो ये हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ज्वाइन कर लिया है आपने अगर इस वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिएगा वीडियो। और साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जोफ्री चौसर से रिलेटेड, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री से रिलेटेड, तो वो आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन लाइनर फैक्ट्स होगा लिटरेरी करियर एंड लाइफ ऑफ जोफ्री चौसर। ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट, DSSB, KVS, LT ग्रेड और सभी तरीके के आपके TGT PGT की जो एग्जाम्स होते हैं किसी भी स्टेट में होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होगा। तो एंड तक बने रहिएगा चैनल के साथ में। और चलिए बिना डिले किए हुए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स की तरफ रिलेटेड टू जोफ्री चौसर। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा स्क्रीन पे रहा। चौसर was called the earliest of the great moderns and was also called the morning star of Renaissance। देखिए ये किसने बोला है, आपको इसका आंसर देना है कि उनको जो बोला जाता है वो ग्रेट मॉडर्न्स बोला जाता है, अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। और चौसर को हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा के नेम से भी जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है अल्बर्ट। अल्बर्ट हैड सेड दिस quotation, this line about Geoffrey Chaucer that he is the earliest of the all moderns and also morning star of the Renaissance। देखिए एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे बन सकता है कि who is called as the morning star of Renaissance, तो that would be the answer Geoffrey Chaucer, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। Who is known as the morning star of Renaissance? तो मैंने जैसे बताया आपको कि उसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा जियोफ्री चौसर से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक डिस्कस कर लेती हूँ। हु इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि किसको हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आंसर जो वहां पे आता है वो हमारा होता है जॉन विक्लिफ से रिलेटेड। ठीक है, जॉन विक्लिफ इज नोन या he was called as the morning star of reformation। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इससे रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं जोफ्री चौसर से रिलेटेड। हु हैज बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ द प्लेजरिस्ट? ये आपको बताना है हु इज नोन एज द प्रिंस ऑफ द प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट का मतलब होता है वो ऐसा राइटर या पोएट या लिटरेरी फिगर जो किसी और के वर्क को इस तरीके से लिखता है कि जैसे वो उसका वर्क है, या उसके आइडियाज को इस तरीके से प्रेजेंट करता है दैट द आइडिया इज हिज ओन आइडिया, और बिना उसकी कंसेंट के या उसकी कंसेंट के साथ में भी वो अपने वर्क में उसको फुल्ली तरीके से इन्वॉल्व करता है जो भी किसी दूसरे का वर्क होता है। तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ द प्लेजरिस्ट जिसको बोला जाता है, आंसर है जियोफ्री चौसर। नोट डाउन करते चलिएगा फ्रेंड अपने नोट्स में। नेक्स्ट फैक्ट वी हैव हियर, Chaucer began to write the Canterbury Tales in the year। Canterbury Tales जो एक मैग्नम ओपस वर्क है, पोयम है जियोफ्री चौसर का, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस ईयर में लिखना स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1385। 1385 से 1400 तक ये वर्क लिखा गया था। और जियोफ्री चौसर का टाइम ड्यूरेशन बात करें, चौसर का टाइम ड्यूरेशन मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, फ्रॉम 1340 टू 1400 ये टाइम ड्यूरेशन था चौसर का। एंड ही लिव थ्रू द रेन ऑफ द 3 किंग्स ऑफ इंग्लैंड। 3 किंग जो इंग्लैंड के राज्य किया था इंग्लैंड पे, चौसर का टाइम ड्यूरेशन 3 किंग्स का टाइम ड्यूरेशन था जब इंग्लैंड पे उन्होंने राज किया था। और चौसर का वहां से टाइम ड्यूरेशन होता है 1340 लेकर के 1400 तक। ओके, तो चौसर began to write 1385 the Canterbury Tales and he wrote it till the end of the 14th century, means 1400 तक उन्होंने ये वर्क में कुछ ना कुछ लिखा है। इस वर्क में कुछ ना कुछ आपके जो टेल्स हैं या जो स्टोरीज हैं जो पिलग्रिम्स ने बताई हैं उसको इन्होंने उसमें
लिखना वो किया था, तो स्टार्ट लिखना 1385 में किया था। ओके, नेक्स्ट है which of the dialect was to become the standard English or the King's English by the time of Chaucer? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग्स इंग्लिश या स्टैंडर्ड इंग्लिश को जो बोलते हैं, जो वो टाइम का डायलेक्ट था, क्योंकि इससे पहले बहुत से ऐसे डायलेक्ट्स थे जो यूज करे जाते थे उस टाइम पे, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश या किंग्स इंग्लिश का जो डायलेक्ट था चौसर के टाइम पे, उसको हम कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज थी जो कि उस टाइम पे किंग्स इंग्लिश लैंग्वेज के नेम से जानी जाती थी? एंड द आंसर वी हैव द ईस्ट मिडलैंड। ये हमारा आंसर है, ईस्ट मिडलैंड। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। नेक्स्ट वन वी हैव हु वर लोलार्ड्स। देखिए लोलार्ड्स यहाँ पे बात हो रही है, और ये एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ द रिफॉर्मिस्ट की बात कर लें अगर हम, तो जो धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, और ये फॉलोअर्स थे एक ऐसे रिफॉर्मिस्ट का जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उनको लोलार्ड्स के नेम से बोला जाता था, जो कि कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे। जो है ये, जिनके फॉलोवर ये थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फॉलोवर ऑफ जॉन वीक्लिफ, जिनके बारे में मैंने बात की, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इनको बोला जाता है, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा ये नोट्स में आप सभी। तो फॉलोअर्स ऑफ जॉन वीक्लिफ वर नोन एज द लोलार्ड्स एट दैट टाइम, और ये एक रिफॉर्मिस्ट का ग्रुप था जो कि जॉन वीक्लिफ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। उनके जो एक आइडियाज थे अगेंस्ट दी कैथोलिक चर्च, उसको वो फॉलो करते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्रोलॉग? देखिए कहीं कहीं ये बहुत डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, बहुत बारी इस क्वेश्चन में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कि पूछा जाता है, अगर कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कितने पिलग्रिम्स थे, कितने कैरेक्टर्स थे जो कि सेंट बेकेट की श्राइन पे जाते हैं? आंसर उसका है 29। तो कहीं कहीं पे यहाँ पे 30 भी हो जाता है, 29 to 30 पिलग्रिम्स। ओके, या कैरेक्टर की बात कर लें, ये दीज वर इन्वॉल्व इन दी वर्क इन द पोएम ऑफ द जियोफ्री चौसर, दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। Moving on to the next question, William Cangston sets up printing press at the Westminster Abbey. विलियम कैंगस्टन ने कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस जो था वो सेटअप किया था वेस्टमिंस्टर में, वो किस टाइम पे किया था? इसका आंसर आपको देना है। और फ्रेंड्स, इस आंसर को करने से पहले, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमने अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ जियोफ्री चौसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या उनके एरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बट आपको जियोफ्री चौसर की बुक कैंटरबरी टेल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में, जिसमें हम डिटेल्स में कैंटरबरी टेल्स या जियोफ्री चौसर के वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज के वीडियो में यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और इसके साथ ही साथ चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। विलियम कैंगस्टन सेट्स अप प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर इन द ईयर 1476। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1476 में विलियम कैंगस्टन ने वेस्टमिनिस्टर में कैंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज द ऑथर ऑफ द पियर्स प्लूमैन? एक एलिगोरिकल पोएम है, आपको बताना है किसने इस पोएम को लिखा था। He was the colleague of the Geoffrey Chaucer. Who is the author of the Piers Plowman? Answer we have here William Langland. Okay, William Langland is the man, is the author or poet who composed this allegorical poem which is known as Piers and Plowman. Next one question जो है one liner fact है, when did William Langland Piers Plowman first version appear? फर्स्ट वर्जन जो था, एक एलिगोरिकल पोएम है ये लैंगलैंड की, इसका फर्स्ट वर्जन किस टाइम पे पब्लिश हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये जियोफ्री चौसर या उनके एरा से रिलेटेड। तो आंसर है इसका 1362। ओके, दिस इज द आंसर। 1362 के बारे में बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और 1362 में पियर्स एंड प्लोमैन का फर्स्ट वर्जन जो था वो पब्लिश हुआ, अपीयर हुआ। That was the poem of William Langland.
नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव, पियर्स प्लोमैन इज, पियर्स प्लोमैन जो है वो किस तरीके का वर्क है या किस तरीके की पोयम है, आपको इसका आंसर देना है। अभी तक मैं बार बार इसको डिस्कशन कर रही हूँ, आप सभी से बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ। दिस इज एन एलिगरी ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का ये वर्क है, ह्यूमन लाइफ पे लिखा गया एक एलिगरिकल पोयम है जो कि लैंगलैंड ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव, द फर्स्ट पोयम इन इंग्लिश टू यूज हेरोइक कपलेट इज, फर्स्ट पोयम जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उसमें हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है, उसका आंसर आपको देना है। और वो जो पोयम है, जो वर्क है, वो जियोफ्री चौसर से रिलेटेड है। तो आंसर जो है हमारा वो है द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, जिसमें लेजेंड ऑफ गुड विमेन्स की बात की गई है, उनके कैरेक्टर की बात की गई है, उनके वर्चुनेस की बात की गई है, जो लेडीज हैं इस पोयम में, जिसको जियोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है। तो लेजेंड ऑफ गुड ह्यूमंस की बात करें तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, और ये पोयम जो है वो ड्रीम विजन है। दिस इज द ड्रीम विजन ऑफ जियोफ्री चौसर, 14th सेंचुरी में लिखा गया है। एंड लेजेंड ऑफ गुड विमेन की बात करें तो ये 10 विमेन्स की स्टोरी है, 10 विमेन्स की पोयम है, उनसे रिलेटेड करता हुआ पोयम है जो 9 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है, 9 सेक्शन में इस पोयम को डिवाइड किया है जियोफ्री चौसर ने। नेक्स्ट वन वी हैव, हु सेज अबाउट चौसर्स कैरेक्टर, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये किसने चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में बोला है, क्योंकि अगर आप कैंटरबरी टेल्स पढ़े होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से डिफरेंट जो सोसाइटी है उससे लेकर के जियोफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर का या पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, उनको कैरेक्टराइज किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इस वर्क को देखते हुए किसी ने बोला है हियर इज गॉड्स प्लेंटी, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बोला है, जो वो कैरेक्टर अपनी वर्क में उन्होंने यूज करा है, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स की बात की है, डिफरेंट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए वो कैरेक्टर्स कैंटरबरी टेल्स में आप देखोगे। तो ये कोटेशन या ये लाइन चौसर के बारे में किसने बोला है, एंड वी हैव जॉन ड्राइडन द ग्रेट क्रिटिक, he said that here is God's plenty about the characters of the Chaucer, whatever he had written or represented in his work. Next one we have, it is an encyclopedia of the art of love. Which book was that? कौन सा बुक है जो encyclopedia of the art of love बोला जाता है? And the answer we have Confessio Amantis, 1389 में ये पब्लिश हुआ है by John Gower. John Gower was the writer or the poet who had written this poem Confessio Amantis, and this is a encyclopedia of the art of love. Okay, next one we have, who was the first to translate the Bible into English, and he used the Latin version of the Bible. ठीक है, आपको बताना है कौन वो है फर्स्ट जिसने ट्रांसलेट किया था बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में, और उन्होंने लैटिन वर्जन को जो था बाइबल का उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड द आंसर इज जॉन विक्लिफ। और ये जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था ये किया था 1382 में, 1382 में फर्स्ट टाइम translation of Bible happened into English language, that was by the John Wycliffe, the great reformist. Next one question, name the immensely popular form of the poetry in the 15th century. किस तरीके की पोएट्रीज 15th सेंचुरी में लिखी जाती थी, उसका आंसर आपको देना है। एंड वी हैव बैलेड, बैलेड पोयम फॉर्म ऑफ पोएट्री जो था ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था 15th सेंचुरी में, जो कि उस टाइम की मैक्सिमम पोएट्रीज में आप देखोगे वो मैक्सिमम बैलेड के फॉर्म में पोएट्री लिखी जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट डिस्कस किया, जियोफ्री चौसर की लाइफ और उनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड, उनके कंटेम्प्रेरी पोएट से रिलेटेड और जो उनके कलीग्स थे उनसे रिलेटेड हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। चैनल के साथ में बने रहिएगा इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब के साथ में। आपको आने वाले डेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, डिफरेंट जो इंस्पिरेशनल राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, मोटिवेटिंग पोएट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वर्ल्ड लिटरेचर के, उनसे रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ हम और कंटेंट्स भी लेके आएंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक करिए चैनल को,
और वीडियो को भी लाइक करिएगा। साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अपने फ्रेंड के साथ में, बिकॉज शेयर करोगे तो आपके कलीग्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ में जुड़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बी पॉजिटिव एंड बी मोटिवेटेड and prepare for your exam. Thank you very much for watching this.